मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज हम लोग फिर एक नए वीडियो में कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह मुख्य रूप से सीडीपीओ परीक्षा के ऑप्शनल पर है कि कौन सा ऑप्शनल लिया जाए। चूँकि चार ऑप्शनल दे दिया गया है जेपीएससी के द्वारा, तो यह कन्फ्यूजन काफ़ी हो रहा है कैंडिडेट्स के बीच कि कौन सा ऑप्शनल लेना बेहतर होगा जिससे कि अंतिम सफलता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि सिविल सेवा जो है सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है बल्कि रणनीति का भी खेल है। सटीक तरीके से रणनीति आप नहीं करेंगे, चाहे जेपीएससी सिविल सेवा हो या सीडीपीओ सिविल सेवा हो, तो सफलता जो है हमेशा संदिग्ध बनी हुई रहती है काफ़ी मेहनत करने के बावजूद। ठीक है, इसलिए चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे पर्सनली मैसेज किया जा रहा था कि कौन सा ऑप्शनल सीडीपीओ के लिए बहुत बेहतर रहेगा, तो उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड सीडीपीओ के लिए कौन सा आपको ऑप्शनल लेना चाहिए। यह सिर्फ सलाहकारी वीडियो है, बाकी आपके किस सब्जेक्ट पर क्या नियंत्रण है उसके अनुसार डिसीजन लेंगे। लेकिन इस वीडियो को निर्णय लेने के पहले ज़रूर आप देख लीजिएगा, काफ़ी मदद मिलेंगे। लेकिन आप स्वतंत्र हैं किसी भी ऑप्शनल को लेने के लिए, इसमें किसी भी तरीके की बाध्यता नहीं है कि इसमें जो बताई जा रही है उसको आप फॉलो कीजिए ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट जो दिए गए हैं, 4 सब्जेक्ट में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस एंड एलएसडब्ल्यू फॉर लेबर्स एंड सोशल वेलफेयर, है ना, श्रम और समाज कल्याण जिसे हिंदी में कहा जाता है, जो बहुत ही पॉपुलर विषय रहा है झारखंड और बिहार का बीते वर्षों में। सिविल सेवा में भी यह एक ऑप्शनल के रूप में शामिल था, वर्तमान में इससे जो है हटा दिया गया है। झारखंड से भी और बिहार से भी, बिहार में एमसीक्यू है यानी कि उसके महत्व को ख़त्म कर दिया गया है। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले जिनको भी जेपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करनी है 11th की, तो वहाँ पर साइंस के क्लासेस शुरू होने वाले हैं 15 अगस्त के बाद से। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह आपके हो जाएंगे। अभी समय है, आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। वैकेंसी की तो अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि एक बार फिनिश करने से कुछ नहीं होता है, 2-3 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, इसलिए उसमें तो समय आपको लगेगा। सीजीएल पेपर 3 के भी क्लासेस चल रहे हैं, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के क्लासेस शुरू हो गए हैं। मुख्य परीक्षा के क्लासेस सीडीपीओ के नेक्स्ट मंथ से संभावित हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पर। यहाँ देखिए, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इसे मैं पर्सनली आपको लेने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आपका नियंत्रण है तो ले सकते हैं, लेकिन हमारी ओर से सलाह नहीं रहेगी, चूँकि यह यूपीएससी एवं अन्य आयोगों का यह बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है। इसके मटेरियल जो है पूरे भारत में हिंदी, इंग्लिश प्रत्येक माध्यम में भारी मात्रा में उपलब्ध हैं, गाइडेंस भी ठीक ठाक उपलब्ध हैं। लेकिन इसका सिलेबस बड़ा है और इसका जो प्रॉब्लम है कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब जो है आपका बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है यूपीएससी सिविल सेवा का, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, पहला। दूसरे, इसके सिलेबस दोनों पेपर के काफ़ी बड़े हैं। और एक रहा आपका होम साइंस, इसे वास्तव में जुलाई 2022 में इसके सिलेबस को क्रिएट किया गया है। और इसका नेचर निश्चित रूप से होम साइंस का नेचर टफ होता है, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड रहा है ठीक ठाक, मटेरियल आपके पास है, तो इस पर भी विचार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका है मटेरियल का प्रॉब्लम आएगा, यहाँ मटेरियल का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन वहाँ पर काफ़ी रहेगा। और वह लोकल सब्जेक्ट नहीं है कि सिर्फ झारखंड का वो नहीं है, वो पूरे इंडिया में आपका पॉपुलर सब्जेक्ट है। क्लियर? तो जिस तरीके से आपने देखा है जेपीएससी के सिविल सेवा में मुख्य रूप से यहाँ के लोकल लैंग्वेज को, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इत्यादि की अपेक्षा आपने रिजल्ट में देखा है कि लोकल लैंग्वेज के रिजल्ट्स जो हैं ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर भी संभावना मुझे पूरी लगती है कि एलएसडब्ल्यू से रिजल्ट जो हैं आपके सीडीपीओ में मैक्सिमम रहेंगे। यहाँ आपको बहुत सावधानीपूर्वक निर्णय लेना होगा, क्योंकि जो 600 मार्क्स के मेंस होंगे उसमें 400 मार्क्स जो है आपका ऑप्शनल का होगा। 66.7% आपका जो है इसका वेटेज होगा। यहाँ पर गलत निर्णय जो है आपको समस्या में डाल सकता है, पहला।
लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि यह लोकल सब्जेक्ट है, यहाँ से सिलेक्शन अच्छे होंगे, सिर्फ यही रीज़न नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आप CDPO का जो नोटिफिकेशन JPSC के द्वारा आया था उसमें सिलेबस को वॉच कीजिएगा तो सिलेबस का आकार जो है सबसे छोटा आपका LSW का ही है, सबसे छोटा है, प्लस यह साइंटिफिक भी है, वैज्ञानिक नेचर का भी है। यानी कि अगर आप उचित रणनीति के साथ पढ़ते हैं तो ये बहुत ही जल्द जो है आपका ख़त्म हो सकता है, बहुत प्रभावी तरीके से। जो आप डेली दैनिक जीवन में देखते हैं हर चीज़, वो हर चीज़ जो है आपका LSW में मिलता है। यानी कि जो आप बच्चे से बड़े होने के दौरान आपने महसूस किया है, तो हर चीज़ किसी न किसी रूप में LSW का कोई न कोई टॉपिक को आपने देखा है बचपन से बड़े होते हुए, है ना। जैसे भिक्षावृत्ति है, ठीक है, तो उसके बारे में एक जनरल जानकारी आपके है, बच्चों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, SC ST की समस्याएं। तो ये चूँकि ट्राइब बहुल स्टेट है तो ST की क्या समस्याएं हैं, जनजातियों की क्या समस्याएं हैं, कुछ हद तक आप परिचित भी हैं। तो ये सब जो है आपका प्लस पॉइंट है। दूसरा जो है प्लस पॉइंट है लोकल सब्जेक्ट, जिस पर चर्चा कर लिया, मैक्सिमम सिलेक्शन। BPSC और JPSC दो ही आयोग में यह था, किसी और आयोग में नहीं है, ये पहले नहीं था। अब जो है कंडीशन जो है JPSC सिविल सेवा से भी समाप्त हो गया है, BPSC से भी समाप्त हो गया है। अब जो है सिर्फ CDPO में ही LSW का यूज होता है, तो मेन स्ट्रीम से यह सब्जेक्ट हट गया है। BPSC में MCQ के रूप में है, महत्वहीन हो चुका है। तो वहाँ पर भी अब 2-3 सालों से ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं नॉर्मली तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप LSW रखते हैं, बेहतर तैयारी करते हैं, तो यहाँ कंपटीशन का कम सामना करना पड़ेगा। क्लियर। और बाकी जहाँ तक स्टेट्स की बात थी, छत्तीसगढ़, UP, MP, वहाँ तो LSW कभी रहा ही नहीं है। नेक्स्ट, इसलिए भी सरकार हो सकता है कि इसको ज़्यादा महत्व दे आयोग के द्वारा। JPSC का जो आप एग्ज़ाम देते हैं सिविल सेवा, वहाँ पर भी बहुत सारे सेक्शन में प्लस इंटरव्यू में आपको मदद करेगा, जैसे वुमेन, SC ST, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, पॉवर्टी, ये सब टॉपिक जो है आपको LSW में भी पढ़ना है और वहाँ पर भी पढ़ना है, मुख्य परीक्षा में भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स एवं अन्य सेक्शन में। इसके अलावा जिनको प्लानिंग भविष्य में IAS की है, वहाँ एक पूरा पेपर ही आपका सोशल सिक्योरिटीज का है, वहाँ पर LSW बहुत ज़्यादा बैकअप देगा। प्लस वहाँ के एक निबंध तो आपके ऑलरेडी जो हैं तैयार हो जाएंगे LSW के माध्यम से। जो सामाजिक मुद्दों पर निबंध रहता है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और एक्ट के साथ रहेगा। LSW में बहुत सारे एक्ट्स हैं जो साइंटिफिक बनाता है। पेपर 1 और पेपर 2 पूरी तरीके से सेक्शन बेस्ड हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स जिसको संविधान में कहते हैं, तो बहुत सारे सेक्शन पर आधारित हैं जहां पर आप तकनीकी रूप से भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर रटना नहीं है, समझना है, ट्रिक बना सकते हैं। वहाँ क्लासेस के दौरान हमारा प्लान है कि इस तरीके से आपको ट्रिक वगैरह बता दिया जाए कि LSW जो है आपको एकदम सामान्य सब्जेक्ट लगने लगे और बहुत कम समय में आप तैयार कर लें और बहुत कम समय में रिवीजन कर एक बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। चलिए अब LSW के सिलेबस पर हम लोग चर्चा करते हैं। LSW क्यों आपको लेना चाहिए बता दिया गया है, प्लस जो और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्यों लेना चाहिए, क्योंकि LSW का गाइडेंस जो है यहाँ पर दिया जा रहा है रेनेसा IAS में। यहाँ कोई भी बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी तरीके से झारखंड के उदाहरणों के साथ मटेरियल आपको मिलेंगे। पहला तो है आपका फैक्ट्री एक्ट, MWA मीन्स आपका हो गया मिनिमम वेज एक्ट, और ये एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एक्ट है, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ये 1948। ये तीनों का तीनों एक्ट जो है आपका 1948 में है। एक्ट जरूर आपका है लेकिन इसमें कुछ न कुछ चेंजिंग होते रहते हैं। कुछ चेंजेस केंद्र के द्वारा किए जाते हैं, लोकल स्तर पर कुछ चेंजेस राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, उसके अनुसार जो है आपको अपडेट करना है। जैसे हाल ही में झारखंड सरकार
के द्वारा जो है महिलाओं के लिए छूट दी गई है रात को भी फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो उसको जब तक ऐड नहीं कीजिएगा तब तक जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 कंप्लीट नहीं होगा। तो 3 एक्ट जो है आपका 48 का है। एक एक्ट जो है आपका पेमेंट ऑफ वेज एक्ट है ना, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का है। मजदूरी का भुगतान होना चाहिए जब कोई वर्क करते हैं, उससे उनके अधिकारों से रिलेटेड है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो है आपका 1976 का है। इट मीन्स समान पारिश्रमिक अधिनियम, ठीक है। पारिश्रमिक जो होना चाहिए समान कार्य के लिए समान होना चाहिए, उससे रिलेटेड इसमें कुछ प्रावधान है, कुछ सेक्शन से। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, ठीक है। ये जो आपका एक्ट है 1923 का, अक्सर आपने सुना होगा कि इंडस्ट्रीज में काम करते हुए या किसी भी स्थापना में काम करते हुए लोग दुर्घटना के शिकार श्रमिक हो जाते हैं। उस स्थिति में उनको कितनी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, किस विधि से मिलने, नहीं मिलता है तो क्या दंड वगैरह का व्यवस्था है, उसके बारे में आपका डिटेल यहाँ पर है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम 1948 में बना जस्ट आज़ादी के बाद। यहाँ पर महिलाओं को इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, महिलाओं के संदर्भ में, महिला श्रमिकों के संदर्भ में, कि अगर वह गर्भवती हैं तो उन्हें उचित छुट्टी दी जाए किसी भी संस्था, किसी भी औद्योगिक संस्था के द्वारा, कंपनी के द्वारा, ठीक है। जबरन कार्य नहीं कराया जाए, इसलिए एक्ट ही बना दिया गया। तो सारे के सारे आपका सोशल सिक्योरिटी एवं श्रम विधान से संबंधित एक्ट हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ग्रेचुइटी आप लोग जानते ही हैं, जो सर्विस में है, जो सर्विस में नहीं है नहीं जानते होंगे, लेकिन एक पार्ट जो है आपका दिया जाता है। जस्ट आप किसी के लिए सेवा करते हैं लंबे समय तक, किसी खास उद्योग के लिए, कंपनी के लिए, सरकारी गैर सरकारी संस्था के लिए, तो लास्ट में आपको हो सकता है नियम के अनुसार कि हर साल जितने सर्विस किए हैं तो उसका हर साल को 1 मंथ के अनुसार जो है आपको पेमेंट दिया जाए, लास्ट पेमेंट के अनुसार। तो क्या रूल्स हैं वर्तमान में ग्रेचुइटी से रिलेटेड, उस पर यहाँ पर पढ़ा जाएगा। 1972 के एक्ट में क्या है और उसमें क्या चेंजेस आए। चाइल्ड लेबर एक्ट, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, बाल श्रम अधिनियम आपको पता है 1986 में बना है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है बाल श्रम अधिनियम। बाल श्रम अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है, किन बच्चों पर रोक है, अगर बच्चों से काम कराया जाता है तो क्या दंड है, और इस संदर्भ में इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या हैं, ठीक है। इन सारे चीज़ों पर इस एक्ट में स्टडी किया जाएगा। झारखंड शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953, ठीक है। दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 में बना था, तो उनके लिए भी इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। तो इन सारे एक्ट्स में से आपको कुछ इम्पोर्टेंट 12 एक्ट में अगर 6-7 एक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, तो आप सेफ यहाँ पर हैं। इसलिए LSW लेना जो है आपके लिए उचित है। और सबसे बड़ी बात है कि रेनेसा IAS में जो है आपको गाइडेंस मिलेगा, हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा पूरी तरीके से। LSW बुक्स आपको टच नहीं करने पड़ेंगे यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद। नहीं लेंगे तो मैं समय समय पर तो वीडियो बनाता ही रहूँगा, उसके माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहिएगा। चलिए अब LSW के पेपर 2 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पेपर 2 भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ पेपर 1 में स्कोर करने से तो होगा नहीं, है ना। पेपर 2 जो है थोड़ा कंसेप्चुअल है और अप्लाइड है, दैनिक जीवन के घटनाओं से संबंधित है। पेपर 2 को अगर सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो इसके 2 स्पष्ट पार्ट हैं। इसके जो भाग 1 है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ID कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सेकेंड पार्ट जो है SW एंड SS, ठीक है, सोशल वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटीज। पहले पार्ट पर बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समझ आधारित है। हालांकि इसमें कुछ एक्ट्स भी, 2 एक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं, एक एक्ट और होता है लेकिन उसको छोड़ दिया गया है, एक 1926 है ना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में तो आपको पढ़ना ही है ना। स्ट्राइक्स वगैरह होते हैं, स्ट्राइक्स के से रिलेटेड भी क्या क्या प्रावधान हैं और कोर्ट के क्या निर्देश हैं, किस जगह स्ट्राइक हो सकते हैं, किस जगह नहीं हो सकते हैं, तो ये सब के बारे में आपको डिटेल तो पढ़नी ही है।
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसके अलावा वर्कर्स पार्टिसिपेशन, है ना, यानी कि श्रमिकों की भागीदारी जो हमारे संविधान के आर्टिकल 43 में भी दिया गया है, ठीक है, 43A में दिया गया है कि श्रमिकों की भागीदारी भी जो होगी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में होगी। तो नीति निर्देशक में है, DPSP में है, मूलाधिकार तो है नहीं श्रमिकों का। तो पार्टिसिपेशन की क्या स्थिति है, खास करके भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत झारखंड के संदर्भ में भी कर लेंगे, है ना। उसके बाद कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट, इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये दोनों आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, COD एंड COC शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। IDA 1947 और TUA 1926, ये 2 एक्ट आपके इस जगह मिलेंगे। उसके अलावा स्ट्राइक्स में भी कुछ आपके एक्ट्स हैं, सेक्शन आधारित है, सेक्शन बेस्ड है स्ट्राइक, है ना, उसको भी आपको अच्छी तरीके से करना है। तो बस इतना ही है आपका, जहाँ से 7-8 क्वेश्चन आपका बनता है ना। 8-9 क्वेश्चंस का अगर यहाँ से प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, मैक्सिमम 10, तो आप यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सेफ हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, जो पूरी तरीके से अप्लाइड है आपके दैनिक जीवन में, ये हर चीज़ मिलता है, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग चर्चा भी करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर जब भी आप चर्चा करते हैं, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, ठीक है, या आप भिक्षावृत्ति पर चर्चा करते हैं, बच्चों की स्थिति पर, SC ST की सिचुएशन पर, सारे के सारे जो हैं सोशल वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी के अधीन ही आते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे सोशल सिक्योरिटी के अंडर में लाएंगे, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर शामिल हैं। सारे निबंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूरी तरीके से कंसेप्ट बेस्ड है। यहाँ लेखन कला जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो जितना अधिक प्रैक्टिस सही गाइडेंस में कर पाएंगे, उतना उनका यहाँ पर बेहतर मार्क्स आएगा। अन्यथा यहाँ मार्क्स उठाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अगर सिर्फ आप रट के जाते हैं, समझते नहीं हैं, आपका कंसेप्ट डेवलप नहीं हो चुका है, तो यहाँ पर सावधानी रखिएगा। तो यहाँ जो है पहले तो सिंपल बता दिया कि आपको मीनिंग और नेचर समझना है सोशल वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी का। इसका क्या प्रकृति है, झारखंड के संदर्भ में हम लोग थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है, लेकिन प्रकृति अर्थ तो आपका झारखंड के संदर्भ में नहीं होगा, वो यूनिवर्सल है। लेकिन जो प्रकृति है, नेचर है, वो भारत के संदर्भ में क्या है, झारखंड के संदर्भ में क्या है, दोनों लेवल पर स्टडी कर लेना बेहतर रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी, गरीबी और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, जो इकोनॉमिक्स में भी आप स्टडी करते हैं। चाइल्ड, वुमेन और SC ST से रिलेटेड इश्यूज एंड वेलफेयर, इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, इनका कल्याण कैसे हो सकता है, सरकार क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या कन्वेंशंस हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, है ना। इन सारे मुद्दों पर स्टडी किया जाएगा। इसमें क्या इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर इतना स्टडी करके जाते हैं, इनसे कोई भी प्रश्न आएगा निश्चित रूप से आप बनाइएगा। जहाँ तक ये दोनों टॉपिक का बात है, JPSC मेंस में भी है। प्रोहिबिशन, ये झारखंड के संदर्भ में तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स मद्य निषेध, नशा की स्थिति जो है, नशा की समस्या जो है झारखंड में भी ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके क्या कारण हैं, क्यों नहीं इसे सॉल्व किया जा सका है, कड़े कानून के द्वारा भी इसे क्यों नहीं नियंत्रित किया जा सकता है, सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका समाधान क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या कोई एक्ट है इस संदर्भ में, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद बेगरी, भिक्षावृत्ति, बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, झारखंड ही नहीं पूरे देश की समस्या है। तो इनके क्या नेचर होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कहाँ पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं, इनके तरीके क्या होते हैं, और वास्तव में कौन भिक्षावृत्ति के शिकार होते हैं, कौन मजबूरी में, इट मीन्स, और किनको फंसाया जाता है। क्योंकि एक आपका ये पूरी तरीके से एक भिक्षावृत्ति के क्षेत्र में भी माफिया की तरह कुछ लोग होते हैं, जो कुछ लोगों को मिसयूज करते हैं, जानबूझ करके भिक्षावृत्ति के क्षेत्र में ढकेल दिया जाता है। यहाँ पर आपका बेगरी
हो गया प्रोस्टिट्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, आज से नहीं, वेश्यावृत्ति। ये प्राचीन काल से ही भारत, विश्व, झारखंड, हर जगह के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कुछ मजबूरी से, कुछ शौक से, है ना, कहीं पर परंपराओं पर आधारित। तो एक जो है आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसके हर पक्ष पर करेंगे, इसके कानूनी पहलुओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी चर्चा करेंगे कि क्या वेश्यावृत्ति को कानूनी बना देना उचित है या जैसे चल रहा है वही उचित है। यह विवादित पहलू है जो अक्सर सिविल सेवा के इंटरव्यू तक में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटीज प्रोग्राम ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, है ना। तो कहाँ कहाँ आपका चलता है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोग्राम, किस किस क्षेत्र में? तो पेंशन योजना चलता है, वृद्धावस्था पेंशन, अल्पसंख्यक पेंशन, विकलांग पेंशन, इस कुछ भी आपका चल रहा है। बेरोजगारी भत्ता भी हो सकता है, वो भी सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम में चला जाएगा। ग्रुप बीमा जो होते हैं, इंश्योरेंस जो होते हैं, वह भी जा सकता है आपका सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में। या फिर आकस्मिक मौत हो जाती है किसी घर के मुखिया की, तो उसके लिए जो 1995 से आपका चल रहा है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, तो झारखंड में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और झारखंड सरकार के विशेष संदर्भ में झारखंड सरकार के द्वारा हाल में बहुत सारी ऐसी सोशल सिक्योरिटी योजनाएं चालू की गई हैं। उसमें कुछ जो है आपके रोजगार को देने के लिए भी आपके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोशल सिक्योरिटी जो है आपका पूरी तरीके से केवल डायरेक्ट एक तरफा होता है कि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, कुछ ऐसे भी होते हैं, है ना, जो किसी विशेष वर्ग को अच्छी स्थिति में लाने के लिए किया जाता है। जैसे आपका फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, इसमें ऐसी महिलाओं को, जनजातीय महिलाओं को बाहर करने का प्रयास किया गया है जो नशा के, जो आपका नशीले पदार्थों को बेचने का, विक्रय करने को व्यवसाय बना करके मजबूरी में रखी हुई थी। उनको एक अवसर दिया जाता है सरकारी सहायता के माध्यम से और प्रशिक्षण के माध्यम से कि अन्य रोजगार को अपना सकें। हाल ही में पेपर में आया था कि 30,000 महिलाओं को इससे जोड़ा गया है, बहुत सारी महिलाएं इससे बाहर निकली हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ योजनाओं पर हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। यही आपका पेपर 2 का सिलेबस है और पेपर 1 का सिलेबस है। निश्चित रूप से LSW के संबंध में आपके जो भी कन्फ्यूजन होंगे दूर हो जाएंगे। बाकी तो जब क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा तब वहाँ पर क्लियर होगा। वहाँ बुक नहीं पढ़ना होगा, निश्चिंत रहिए। जिस तरीके से JPSC मुख्य परीक्षा में बुक नहीं पढ़ने को दिया जाता है, पूरी तरीके से वहाँ क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, हर चीज़ जो है आपका परफेक्ट है। यहाँ तक कि करेंट भी दिया जाता है हर चीज़ का। यहाँ पर भी आपका प्रीलिम्स के क्लासेस फिलहाल चल रहे हैं, मुख्य परीक्षा के क्लासेस बहुत जल्द शुरू होंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। जहाँ तक CDPO वैकेंसी की बात है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कुछ कैबिनेट से अनुमति लेनी है इसलिए रोका गया है, बहुत जल्द आ जाएगी।